Hello everyone, this is Shweta Chaudhary. I am a new educator on the YouTube platform. Along with, I am a newcomer in the coaching centers also. The thing is, I welcome you to the Scholars Hub new classes. ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ पढ़ें, कुछ सीखें, मुझे कुछ सिखाएं, कुछ बताएं और हमारे साथ आप आगे बढ़ें और आपके साथ हम। देखिए, basically my main subject is biology. For NEET I teach biology only, but when it comes to 11th and 12th I teach biology, physics and chemistry also. Now you will say कि फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th के लिए क्यों और नीट के लिए क्यों नहीं? बिकॉज नीट के स्टूडेंट्स जानते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जब तक किसी एक्सपर्ट से ना पढ़ें तब तक उनका काम नहीं चलता. दैट्स वाई आई विल बी स्टार्टिंग माई फर्स्ट क्लास विद द बायोलॉजी. और थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं कहा जाता है, बट ये सिलेबस समझना वो समझना नहीं है कि आपने बस जो जो एनटीए ने दिया है आपने वो नेम्स लिख लिया एंड दैट्स द सिलेबस यू आर गोइंग टू कवर अप एंड ऑल. और ये वो मंथ है जब तक आपका सिलेबस आई थिंक 2 या 3 बार कंप्लीट भी हो गया हो, दिस द रिवीजन टाइम. पर द मेन प्रॉब्लम जो नीट वाले स्टूडेंट्स के साथ आती है वो आती है कि उन्हें रिवीजन के सीक्वेंस में करना है, क्योंकि रिवीजन का सीक्वेंस जब ख़राब होता है तो पूरी जर्नी ख़राब हो जाती है, पूरा एक साल ख़राब हो जाता है. मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी उसके साथ कि एक्चुअल सीक्वेंस हमें नीट के लिए क्या रखना चाहिए बायोलॉजी के चैप्टर्स में. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं स्टार्ट कराऊंगी इज़ कि आप ही मुझे बताइए कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स. कुछ गलत कहा मैंने? नो, राइट? सो बायोलॉजी is it is the study of life and life forms. Any problem? Now life forms mean to say living organisms. Life forms means to say living organisms. वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है. इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ प्रोटिस्टा, अ फंगाई, इट कैन बी एल्गी ऑल्सो, इट कैन बी प्लांट ऑल्सो और एनिमल ऑल्सो. ठीक है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स विद द व्हाट इज लाइफ. ये आपने अपने 11th के पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज लाइफ. देर इज दिस वन लाइन दैट व्हाट इंडीड लाइफ इज. So there are two questions within it. ये भी NCERT बोलती है. The first is philosophical one and the second one is biological one or the scientific one. पर the scientific one, the question and the answer within it, यही आपको बहुत सारा सिलेबस एक बार में कवर कर जाता है, पता है, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो. लेट्स से हाउ. फर्स्टली, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट से दैट वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ. लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है. वी डोंट नो लाइफ एक्चुअली कैसे आई. बहुत सारी थ्योरीज हैं पर ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली लाइफ कहाँ से आई या कैसे आई या क्यों आई. तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वो कब, कैसे और कहाँ से आई है, राइट? तो बेसिकली वही लाइन लिखते हैं जो सब बोलते हैं, दैट लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड बट it can be characterized. हम ये तो नहीं बता सकते कि लाइफ क्या है, पर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि लाइफ के कैरेक्टर्स क्या है. वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स जो लाइफ को डिफाइन करते हैं, वो कैरेक्टर्स जो जिसमें होंगे वो लिविंग है. हम ये बोल सकते हैं कि ओके, यू हैव दिस कैरेक्टर देन यू आर अ लिविंग बीइंग. इफ़ यू डोंट हैव दिस कैरेक्टर देन यू आर नॉट अ लिविंग बीइंग. Those are the characters we are talking about. ठीक है, बट स्टिल देयर वाज दिस वन साइंटिस्ट जिन्होंने लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की थी. बट स्टिल आई वुड से कि उन्होंने यही जो बात है कि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड बट इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा था एंड दैट वाज द मेन थिंग. लेट्स स्टार्ट इट ऑन द अनदर स्लाइड. आई एम सेविंग दिस so I can upload this on the comment box and you can download the PDF if you want.
अगर आपको हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाने नहीं आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप साथ में लिखें, वो ज़्यादा बेटर होता है। जब हम साथ में लिखते हैं, हमारा लाइक यू कैन से योर मोटर न्यूरॉन्स, योर माइंड इज़ वर्किंग टुगेदर इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। तो उस वक्त ब्रेन एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करता है, एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करता है, इसलिए आप अगर साथ में लिखते हो वो ज़्यादा बेटर है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट द डेफिनेशन वाज जो कि उन साइंटिस्ट ने दी थी। ही सेड दैट द लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of biomolecules which shows itself through defining and non-defining characteristics। इस डेफिनेशन को टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, द साइंटिस्ट सेड दैट लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लाइफ क्या है? एक बहुत कठिन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बहुत जटिल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पर ऑर्गेनाइजेशन किसकी? बायोमोलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? वी हैव कार्बोहाइड्रेट, वी हैव प्रोटीन, वी हैव फैट्स, along with we have nucleic acids, and nucleic acids are the reason जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जिस्टेंस में आता है, isn't it? क्योंकि देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब तो नॉन लिविंग्स के पास भी है ना, लाइक पल्सेस के पास भी है ना, लाइक द वेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी है। पर द न्यूक्लिक एसिड वो एक्चुअली सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का प्रेजेंस, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इज लाइफ, जो कि अपने आप को कैसे दिखाता है? विच शोज इटसेल्फ थ्रू डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि खुद को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के साथ दिखाता है। नाउ व्हाट डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर? देखो, किसी भी लेट्स से एक लाइफ फॉर्म के ना कई कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एकदम डिफाइनिंग है कि अगर ये कैरेक्टर आपके पास है तो आप श्योरली लाइफ फॉर्म हो, आप श्योरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लिविंग्स में भी हैं, नॉन लिविंग्स में भी हैं, या फिर बाई चांस नॉन लिविंग्स में नहीं है, सिर्फ लिविंग्स में है, पर सारे लिविंग्स में नहीं है। देन तो लेट्स डिफाइन व्हाट नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर। Okay, so basically defining characters, and here non-defining characters. Okay, so basically defining characters are which is present in all living organisms ओके। पहली कंडीशन कि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कम्स कि इट शुड नॉट बी प्रेजेंट in any नॉन लिविंग। इज इट क्लियर? ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए और सारे के सारे लिविंग्स में होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फॉलो करता है देन दैट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। जस्ट अपोजिट दैट इट इज नॉट प्रेजेंट इन
ऑल लिविंग्स। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दैट इट इज प्रेजेंट इन सम नॉन लिविंग्स। ये बात एकदम क्लियर, ये बात एकदम क्लियर, दैट्स गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ बेसिकली ये बात आपको समझ में आई। तो अब डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं कौन से, हम लिस्ट बनाते जाते हैं, ठीक है। हियर कम्स द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। And here comes the non-defining characters. देखो, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में पहला आता है द इंटरनल ग्रोथ। और इधर आता है ग्रोथ। अब ये बात थोड़ी सी हुई कंफ्यूजिंग कि दीदी हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में इंटरनल ग्रोथ है और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में ग्रोथ है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, दोनों जगह ग्रोथ ग्रोथ कैसे आ गया। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक दूसरी स्लाइड लेके दोबारा से समझना पड़ेगा। मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाती हूँ कि ग्रोथ का ऐसा क्या लॉजिक है कि इधर भी ग्रोथ उधर भी ग्रोथ, पर इधर इंटरनल ग्रोथ है इधर कंप्लीट ग्रोथ। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू थिंग्स। अब वो दो चीज़ें क्या है, या तो इनर मास ऐड हुआ है, या तो इनर मास ऐड हुआ है, या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, है ना। दिस इज द ग्रोथ। अब ग्रोथ बेसिकली दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनल ग्रोथ। इनके तो डिफरेंट नाम भी होते हैं, पता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो सुनने में ही समझ में आ रहा होगा। इंटरनल को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक्सटर्नल ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं। देखो, एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब है लाइक लेट्स से देयर वाज दिस वन हिल और समथिंग, अ मड हिल और समथिंग इन द राजस्थान, ओके। विद द स्टॉर्म, तूफान और इसके साथ बहुत सारी धूल आ रही है और कंटिन्यूस बहुत सारे सालों से चल रही है, उस वाली कंडीशन में ऐसे ऐसे करके यहाँ पे धूल एक्यूमुलेट होना शुरू होगी, राइट। अब ये धूल जब एक्यूमुलेट होना शुरू कर रही है तो एक चीज़ देखो, क्या हिल का साइज बड़ा नहीं हो रहा, क्या हिल का साइज बड़ा नहीं हो रहा। देखो अब हिल का साइज हो गया ये, अब हिल का साइज जो पहले था उससे बिल्कुल बड़ा हो गया है। देखो इतना डिफरेंस आया है इसमें, है ना, इतना डिफरेंस आया है। अब जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप कैसे देखोगे। क्या आप इसको नहीं बोलोगे कि ये ग्रोथ है। ग्रोथ तो हुई ना, साइज तो बढ़ा ना, साइज तो बढ़ा, ग्रोथ तो हुई। मैंने यहाँ बोला है इनर मास से साइज बढ़ना इज ग्रोथ, साइज तो बढ़ा, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर से बढ़ा। मतलब कि एक नॉन लिविंग चीज़ भी ग्रोथ कर रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ कर रही है। इसीलिए पूरा ग्रोथ फैक्टर इस रीज़न की वजह से कि नॉन लिविंग एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, इसी रीज़न की वजह से इनवैलिड हो गया। अब ये नॉन डिफाइनिंग बन गया क्योंकि ग्रोथ का एक फैक्टर कि एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग्स में भी होती है, उसने बाकी पूरी बात को दबा दिया। इज इट क्लियर, राइट। देन कम्स द इंटरनल ग्रोथ। लाइक देयर वाज दिस वन पर्सन मुन्ना, ओके, let's say that this person is Munna
एंड दिस पर्सन इज भोला. ओके, दिस पर्सन इज मुन्ना एंड दिस पर्सन इज भोला. ओके, स्टार्टिंग में मुन्ना छोटा था और भोला बड़ा था. फिर सालों बाद ऐसा हुआ कि मुन्ना बड़ा हो गया और भोला उतना का उतना रह गया. ना द थिंग वॉज द मुन्ना इस टाइम पर 5 साल का था और भोला इस टाइम पर 18 साल का था. टाइम के साथ मुन्ना जो है 5 साल से जब 18 साल का हुआ तब वो इतना बड़ा हो गया और ये जितना था उतना ही रहा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो इंटरनल ग्रोथ है वो बंद हो चुकी है. मतलब ग्रोथ तो हो रही है पर वो हाइट का बढ़ना वो सब बंद हो चुका है. पर इसकी इंटरनल ग्रोथ अभी चल रही है. क्या इसके ऊपर से हमने कुछ अकोमुलेट किया और इसको बड़ा किया? नहीं ना. इसके अंदर सेल्स का डिवीजन हुआ, सेल्स आपस में डिवाइड हुए, तब जाके वो क्या बना? इंटरनल ग्रोथ हुई. तो अब एक बात बताओ, क्या इंटरनल ग्रोथ किसी नॉन लिविंग में हो सकती है? कोई नॉन लिविंग ऐसा है जो अंदर से बढ़े? नो. पर क्या ऐसा कोई लिविंग है जो अंदर से ना बढ़े? अब आप बोलोगे कि हाँ एक है ना. आप देखो यूनिसेलुलर, दीदी आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो डिवाइड कर लेते हैं, वो कहाँ बढ़ते हैं भाई? अमीबा का साइज़ अगर इतना है स्टार्टिंग में तो अमीबा का साइज़ तो इतना ही रहता है. ऐसा थोड़ी है कि अमीबा इतना बड़ा हो जाता है. तो फिर तो आप ये गलत बात बोल रही हो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल का 2 सेल में डिवाइड होना, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं. क्योंकि यूनिसेलुलर के केसेस में इन यूनिसेलुलर्स the growth is considered as the increase in number of cell but not the size. क्योंकि इस कंडीशन में जब मैंने बोला कि ग्रोथ के 2 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज साइज एंड सेकंड इज द नंबर, तो इसमें हम साइज को नहीं नंबर को मेंशन कर रहे हैं. ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई है तो हम ग्रोथ पर वापस जाएं. लेट्स गेट बैक टू दैट. ठीक है, फर्स्ट इज इंटरनल ग्रोथ एंड सेकंड इज ग्रोथ. ये बात क्लियर हुई एकदम? ठीक है. सेकंड इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स. अच्छा, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में एक बताओ, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कहाँ आएगा भाई? एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन जो है किसी नॉन लिविंग में नहीं होता ऑफ कोर्स, पर क्या सारे लिविंग्स में होता है? वर्कर, हनी बीज, म्यूल और इवन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं, तो क्या हम बोलेंगे वो लिविंग नहीं है अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया? तो रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है, ये बात ठीक है, पर रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसी का भी. ठीक है. अच्छा, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आपका आ गया ये. मैंने मार्किंग्स क्यों गलत किए? ओके, देखो यहाँ पर तुम देख लो कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस एक बेसिक चीज़ है. तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हो. आप तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास जो भी स्टिमुली तुम्हें आ रही है, तुम्हारी बॉडी को पता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ठीक है, दैट इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस, इवोल्यूशन. क्या किसी नॉन लिविंग चीज़ का इवोल्यूशन होता है भाई? 100 साल पहले पड़ी हुई एक खंडर में पड़ी हुई अलमारी 100 साल बाद भी वैसी रहेगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रस्टिंग लग जाएगी, है ना. पर उन 100 सालों में किसी एक स्पीशीज़ का कितना इवोल्यूशन होता है? वी नो इवोल्यूशन क्योंकि सिर्फ लिविंग बींग्स का होता है, ना कि नॉन लिविंग बींग का. और सारे के सारे लिविंग बींग्स का होता है, इवन यूनिसेलुलर. ओके. इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. ओके, मेटाबॉलिज्म के साथ इट कम्स देन यस बर्थ एंड डेथ, isn't it? Okay, so these are the basic things. अब जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी उस पर आते हैं. हमें कितने मिले? देखो 1 2 3 4 5 6 तो हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मिले और 2 हमें नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मिले. अच्छा हाँ, डेवलपमेंट. अच्छा ये बताओ, डेवलपमेंट डिफाइनिंग हो या नॉन डिफाइनिंग होगा? बेटे डेवलपमेंट जो होता है ना वो डिफाइनिंग होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सोशली, इमोशनली, फिजिकली, केमिकली कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहा है.
यहाँ से बढ़ने से मतलब नहीं होता है, घटने से भी मतलब होता है। डेवलपमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात क्लियर? चलो, ऐसी बात नहीं कि अभी हम इनको और नहीं समझेंगे, जैसे हमने ग्रोथ को समझा ऐसे हम सारे पॉइंट्स को थोड़ा समझते जाएंगे। मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो इसके बाद आता है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पहले उस पर चलते हैं। देखो, अभी तुम्हें कितने कैरेक्टर्स मिले, कितने कैरेक्टर्स मिले बताना ज़रा मुझे। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इवोल्यूशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, बर्थ, डेथ एंड समथिंग एल्स ऑल्सो, अगर कुछ याद आ जाता है तो। ओके, सो फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज reproduction, third is evolution, next is metabolism, then consciousness, consciousness के बाद और क्या है, रिप्रोडक्शन हो गया, एवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म। एक तो पता है मुझे ना भूलने की बहुत बेकार आदत है, मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता, पर मुझे ना भूलने की बहुत बुरी वाली आदत है। डेवलपमेंट, डेथ, बर्थ, ओके। हाय, फिर भूल गई मैं कौन से पेज, अरे कौन से पेज पे थी मैं। 4, यस, ये हो गया कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के साथ डेथ, बर्थ, देखो मैं फिर भूल गई। ये मेरे पास सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं भूलती बहुत हूँ। ओके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, डेथ, बर्थ, और क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया। मैं सोच रही हूँ पीछे ना जाना पड़े, पर पीछे तो जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं भूल रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई। इंटरनल ग्रोथ नहीं लिखा है, कॉन्शियसनेस, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बर्थ, डेथ, डेवलपमेंट, ओके, ओनली डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बात क्लियर हुई? इतने कैरेक्टर्स हमने पढ़े। तो ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो बिखरे हुए चैप्टर्स है, बिखरे हुए चैप्टर्स जैसे कि आपने लिया इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि एक्चुअली डिलीट हो चुका है, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स फिर आते हैं। फिर आप इनको ना फिर ऐसे पढ़ सकते हो कि लाइक ठीक है हमने मोटा मोटा सब कुछ पढ़ लिया है ना, उसके बाद हम इनको एक बार कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको पूरा एक साथ पढ़ते जाते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? मज़ा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने में, है ना? ठीक है, सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्लास। मुझे नहीं पता कैसा रहा होगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है रिकॉर्ड करने में, तो एटलीस्ट आपके रिस्पॉन्स के साथ पता चलेगा कि आपको कैसा लगा है। आपको ठीक लगा हो तो मुझे बताइएगा। आपको जो भी सजेशंस देने हो या फिर आपको जो भी कमी लगी हो या फिर आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई वॉन्ट all of you to support me and I want all of you to consider me as your new educator। कुछ मुझे सिखाओ, कुछ मुझसे सीखो, खुद आगे बढ़ो, मुझे आगे बढ़ाओ। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान सिर्फ सबको सिखाता है। मेरे हिसाब से कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमको सिखाते हो। दैट इज़ द मेन रीज़न। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।